हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जब भी वीडियो देख रहा होगा। ठीक है। सो इन टुडेज सेशन हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की बात करेंगे गाइस। ओके, यस। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सर, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। ओके गाइस, नाम याद रखना पूरा अच्छे से, आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि अब आप जिस लेवल पे हो ना, वहाँ पे जब आप कोई भी बात करते हो तो उसको आपको एक सपोर्टिंग रेफरेंस देना होता है। ठीक है। जब आप किसी तरह की इस लेवल पे जब आप किसी तरह का एक स्टेटमेंट देते हो, तब आप ये बताते हो कि सर ये स्टेटमेंट जो है ये एज़ पर दिस लॉ है या एज़ पर दिस स्टैंडर्ड है। जैसे आप अकाउंट्स में कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दोगे, तो अगर आप उसके साथ में ये बताओगे कि सर ये ट्रीटमेंट वो एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, तो फिर आपकी जो बात है उसको बहुत ही प्रॉपर रिस्पॉन्स जो है वो मिलेगा। ओके गाइस, यस। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज की बात करते हैं। अब गाइस, सबसे पहला सवाल कि सर ये इन्वेंट्रीज क्या होता है। इन्वेंट्रीज गाइस मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूँ तो हमारे बिजनेस में गाइस जो स्टॉक होता है ना, जिस चीज़ का हम सेल और परचेज करते हैं या जिस चीज़ को हम मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं, वो इन्वेंट्री कहा जाता है। ठीक है। अकाउंटिंग के लैंग्वेज में उसे इन्वेंट्री कहा जाता है, उसे सिंपल लैंग्वेज में स्टॉक कहते हैं। लेट अस फाइंड आउट व्हाट दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैव फॉर अस। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इन्वेंट्रीज इज प्रिस्क्राइब्ड इन AS2, which provides the guidance for determining the value at which inventories are carried in financial statement। तो गाइस, AS2 हमें हेल्प करेगा वैल्यूएशन के लिए कि आपका जो ईयर एंड पे स्टॉक होगा, आप उसको कौन से वैल्यू पे अपने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताएंगे, उस चीज़ के लिए अपने को हेल्प करेगा। ठीक है। इट प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन द कॉस्ट फॉर्मूलाज दैट आर यूज्ड टू असाइन कॉस्ट टू इन्वेंट्रीज एंड एनी राइट डाउन देयर ऑफ टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है। उसके अलावा ये हमें गाइडेंस देगा ताकि हम कॉस्ट को असाइन कर सके इन्वेंट्रीज पर। ठीक है। उसके अलावा अगर कुछ पार्ट जो है वो राइट ऑफ करना हो और कुछ इन्वेंट्री जो कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर बतानी हो, तो उसे भी हम किस तरीके से बताएंगे। अब गाइज, ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू दैट इज़ NRV, ये क्या होता है गाइज? ये होता है आपका सेल्स प्राइस लेस एक्सपेंसेस। ठीक है। अगर आपका कोई स्टॉक ऐसा है जिसको अभी सेल करना हो, तो अभी उसको सेल कर दे हम, तो जितना पैसा आएगा और उसमें से कुछ एक्सपेंसेस जो है, जो भी एक्सपेंसेस लगेंगे, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट, कैरेज, तो वो माइनस करने के बाद जो नेट हमारे पास रहेगा दैट इज़ कॉल्ड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ओके, यस। आगे इस पर और डिस्कशन आएगा, हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले, जैसे कि हमने पिछले स्टैंडर्ड में भी देखा था कि स्टैंडर्ड में आपको स्पेसिफिकली ये दिया रहेगा कि ये स्टैंडर्ड कौन से केसेस में अप्लाई नहीं होता है, समझे। तो देखते हैं पहला, वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। अगेन देखो गाइस, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की बात आई तो हमें पता है ये तो AS7 का एरिया है, तो AS2 उसमें हाथ नहीं डालेगा। ओके, नेक्स्ट, वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स। अब भाई, सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं, ठीक है, उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अगर उनके पास कुछ मटेरियल होते हैं और वो इन द प्रोसेस यूज़ होने वाले हैं, तो उनके वैल्यूएशन के लिए जो है वो AS2 वर्क नहीं करता है। ओके, उसके अलावा शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हेल्ड एज इन्वेंट्री। गाइस, जो शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं तो उनके इन्वेंट्री में, उनके स्टॉक में शेयर्स, डिबेंचर्स रह सकते हैं। ठीक है। तो वो भी यहाँ पे उनका वैल्यूएशन जो है AS2 के हिसाब से नहीं होगा। अब कई शेयर्स तो आई थिंक सबको पता ही होगा, लेकिन डिबेंचर्स माइट भी कुछ लोगों को ना पता हो। तो डिबेंचर्स ये होते हैं गाइस डेट इंस्ट्रूमेंट। अगर सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो आप जब कंपनी को लोन देते हो तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ डिबेंचर ही होता है और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। ओके, यस। उसके अलावा नेक्स्ट, प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्रीज ऑफ लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट। उसके अलावा मिनरल ऑयल्स एंड गैसेस टू द एक्सटेंट दे आर मेजर्ड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू इन अकॉर्डेंस विद द वेल इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस। और कुछ गाइस जो स्पेसिफिक दिए हैं इन्होंने,
कि जो प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री होती है लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की, उसके अलावा मिनरल ऑयल्स, ओवर्स, गैसेस, इनके केस में गाइस इनकी इंडस्ट्री के कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं कि पूरी इंडस्ट्री में सारी कंपनीज जो है, सारी एंटिटीज़ जो है वो इसी टेक्निक को फॉलो करेगी। तो फिर उस केस में भी AS2 बोलता है कि ठीक है, आप उसी टेक्निक को फॉलो कीजिए, मैं उसमें अपना फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। ओके, समझ गए आप? यस। नेक्स्ट, अब गाइस स्कोप मतलब AS2 किन किन चीज़ों को कवर करेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं कि डेफिनेशन क्या है इन्वेंट्रीज की। जैसे मैंने बोला ना, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक होता है, तो AS2 इन्वेंट्री को कैसे डिफाइन करता है, लेट अस फाइंड आउट। तो गाइस सबसे पहला पॉइंट, इन्वेंट्रीज दैट आर हेल्ड फॉर सेल, ठीक है। तो वो सारे प्रोडक्ट्स जो सेल करने के लिए हेल्ड करके रखे हैं, ठीक है, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब आपके जो फिनिश प्रोडक्ट्स रहेंगे वो फिनिश प्रोडक्ट्स फॉर मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स के लिए जो गुड्स वो परचेज करके आया है, जो उसको सेल करना है लेकिन अभी तक सेल नहीं हुए, तो वो उसके लिए फिनिश प्रोडक्ट हो जाएंगे, ठीक है गाइस। तो ये जो हेल्ड फॉर सेल होते हैं ये आपके इन्वेंट्री में आते हैं। उसके अलावा इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, अब जो मैन्युफैक्चरर्स है वो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जो, अब समझिए कि कोई एक चीज़ है जिसका प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर कंप्लीट हुआ होता तो फिनिश प्रोडक्ट बनता, और अगर प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ होता तो वो रॉ मटेरियल होता। अब ये दोनों सिचुएशन के बीच में जो प्रोडक्ट है जिसका प्रोसेस जो है आधा हुआ है आधा बाकी है, तो ऐसे केस में हम उन्हें वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। ओके, सो दैट इज द वर्क इन प्रोग्रेस। Let me read this for you. In the process of production for such sale, these refer to the goods which are introduced to the production process, but the production is not yet completed. ठीक है, जो मैंने बोला वही है। उसके अलावा थर्ड पार्ट जो है अपना रॉ मटेरियल, जो मैंने बताया ना आपको, मैन्युफैक्चरर जो है कुछ मटेरियल परचेस करके उस पर कुछ प्रोसेस करके फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो जो मटेरियल्स यूज़ करते हैं दैट इज़ रॉ मटेरियल्स। तो ये भी आपके इन्वेंट्री में, मतलब आपके स्टॉक में आता है। Got it guys? Yes. Let me turn the page. Okay. अब यहाँ पे गाइस हम मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज की बात करेंगे। मेजरमेंट मतलब हम उसका वैल्यूएशन करेंगे कि सर जो हमारी इन्वेंट्री है उसको हम कौन से वैल्यू पे अपने बैलेंस शीट में शो करेंगे। ओके, तो आ जाइए। अब इसके लिए इन्होंने एक सिंपल फार्मूला दिया है जो बेसिक फार्मूला है एज पर AS2। ये देखिए यहाँ पे, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो गाइस उसकी प्रोडक्ट की NRV या फिर उसका कॉस्ट, कितने में आपने उसको खरीदा या बनाया, और दूसरा उसकी NRV क्या है, ये दोनों में से जो लोअर होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए गाइस, इन्होंने बोला कि आप एक तो कॉस्ट देखो, एक तो NRV देखो। तो अब हम ये कॉस्ट वाली फैक्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। उसके बाद हम NRV भी डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो लेट अस कंटिन्यू। द कॉस्ट ऑफ गुड्स इज द समेशन ऑफ, तो गाइस देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स में एक तो आपकी परचेस कॉस्ट, ठीक है, वो चीज़ आप परचेस करके लाए तो कितने में परचेस करके लाए। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है, मतलब आपने उसके ऊपर जो प्रोडक्शन प्रोसेस किया तो उसमें जो खर्च किया वो। और तीसरा अदर कॉस्ट विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इन प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। और तीसरा आपने जो कोई एग्जाम्पल के लिए आपने कोई ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस किया होगा, या आपने उसको आपके प्रोडक्ट को कोल्ड स्टोरेज अगर ज़रूरत हो तो कोल्ड स्टोरेज में रखा होगा। तो मतलब वॉट एवर एक्सपेंस विच इज़ इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्री इन प्रेजेंट लोकेशन, मतलब वो प्रेजेंटली जहाँ पे है और जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में लाने के लिए आपने जो भी एक्सपेंस किया है दैट विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। तो वो आपके कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में आ जाएगा गाइस। ओके, यस। तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में आ गई, समझ में आ गया, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और तीसरा अदर कॉस्ट। ये तीन चीज़ें ऐड करेंगे तब आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज मिल जाएगा। थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कॉस्ट ऑफ परचेज के लिए। यहाँ पे इन्होंने भी दिया हुआ है तो हम भी बात कर लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ परचेज इंक्लूड्स द परचेज प्राइस प्लस ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। तो देखो गाइस, कॉस्ट ऑफ परचेज में आपका परचेज प्राइस आएगा
और उसके अलावा एक्सपेंसेस दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, मतलब जो डायरेक्ट रिलेशन में है। फॉर एग्जांपल गाइस, अगर कोई हमारा सप्लायर हमें किसी प्रोडक्ट के 1000 यूनिट सेल करता है, तो उसके ऊपर उसका अगर पर यूनिट 10 रुपीज़ इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट का लगता होगा, तो हमें वो 10 रुपीज़ भी स्टॉक में ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, वो हमें यूनिट वाइज लग रहा है, ठीक है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू परचेज ऑफ इन्वेंट्री लाइक टैक्सेस एंड ड्यूटीज अदर देन दोज सब्सिक्वेंटली रिकवरेबल बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम टैक्सिंग अथॉरिटीज़। मतलब भाई अब इसमें टैक्सेस भी आएंगे, लेकिन वो टैक्सेस नहीं आएंगे जो बाद में वापस मिल जाते हैं, ठीक है, जैसे कि जीएसटी। अब जीएसटी में परचेस के वक्त जीएसटी पे किया जाता है, लेकिन उस जीएसटी का बाद में क्रेडिट मिलता है, तो ऐसा टैक्स जो है वो स्टॉक में ऐड नहीं किया जाएगा। उसके अलावा मैं बात करूँ तो इसमें कैरेज इनवर्ड मतलब ट्रांसपोर्ट का खर्च, लोडिंग अनलोडिंग का एक्सपेंस, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द एक्सपेंसेस विच आर रिकवरेबल फ्रॉम सप्लायर। मतलब सिंपल फॉर्म में जो एक्सपेंसेस बाद में किसी और से रिकवर होने वाले हैं, चाहे वो टैक्स हो या कोई और एक्सपेंस हो, वो ऐड नहीं होगा, ठीक है गाइस। यस, तो ये हुआ आपका कॉस्ट ऑफ परचेज। अब हम बात करते हैं सर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होता है। फॉर अ ट्रेडिंग कंपनी द कॉस्ट ऑफ परचेज अलॉन्ग विद द अदर कॉस्ट constitutes cost of inventory, but for a manufacturer the cost of inventory includes। अब देखो गाइस, जो ट्रेडर है मतलब जो परचेस करके सीधा सेल करता है, उसके लिए तो कॉस्ट ऑफ परचेस बहुत इजी है, उसको तो बस परचेस कॉस्ट लेना है और कुछ एक्सपेंसेस है वो लेना है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन देखना पड़ता है, ठीक है। तो लेट अस फाइंड आउट। तो उसमें गाइस हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट का कैलकुलेशन करते हैं गाइस, ठीक है। फैक्ट्री कॉस्ट, ये हमारा प्रोडक्ट हमें बनाने में कितनी कॉस्ट लगी, दैट इज़ फैक्ट्री कॉस्ट। देन उसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले आपको प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करना रहेगा। तो प्राइम कॉस्ट में गाइस ये हमेशा याद रखना, आपको हमेशा काम आएगा। प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल, मतलब आपका रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो, प्लस डायरेक्ट लेबर, मतलब आपका जो उस मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए, उसके ऊपर प्रोसेस करने के लिए जो आपने लोगों को सैलरी दी है, जो लेबर का पेमेंट किया है वो, ये दोनों मिलाकर प्राइम कॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ प्राइम कॉस्ट। उसके अलावा जब आप प्राइम कॉस्ट में ओवरहेड एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे, फैक्ट्री वेरिएबल प्लस फैक्ट्री फिक्स्ड। गाइस डू यू नो व्हाट इज ओवरहेड एक्सपेंस? गाइस ओवरहेड एक्सपेंस ऐसा होता है जो लमसम होता है और जो डायरेक्टली आप किसी प्रोडक्ट पे एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, आपकी फैक्ट्री है, ठीक है। अब आप फैक्ट्री में अपने कुछ यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हैं, तो गाइस वो जो फैक्ट्री का रेंट है ना, रेंट, फॉर एग्जांपल आपकी फैक्ट्री का रेंट 1 लाख रुपीज़ पर मंथ है, ठीक है। अब आपकी फैक्ट्री में आप 1 लाख यूनिट बनाओ या 2 लाख यूनिट बनाओ या 10 लाख यूनिट बनाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका ओवरहेड एक्सपेंस मतलब आपका रेंट का जो एक्सपेंस है वो 1 लाख ही रहेगा, समझ रहे हो आप। मतलब ऐसा एक्सपेंस जिसको नंबर ऑफ यूनिट या क्वांटिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको हम लोग ओवरहेड एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है। फिर इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड, एक होता है वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड में तो मैंने जो एग्जांपल आपको रेंट का दिया वो आ जाएगा। उसके अलावा गाइस वेरिएबल ओवरहेड में हम ऐसी चीज़ें ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल पैकिंग का एक्सपेंस, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड के एग्जांपल में मैं पैकिंग एक्सपेंस ले सकता हूँ कि प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट बनने के बाद उसका पैकिंग करने के लिए जो खर्च लगता है वो यूनिट्स पे डिपेंड करेगा ना, क्योंकि जितने ज़्यादा यूनिट उतना ज़्यादा पैकिंग, तो दैट विल बी दी वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस, समझ रहे हो। यस, लेकिन ये दोनों जो है इनको नाम दिया जाता है फैक्ट्री वेरिएबल ओवरहेड एंड फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड। तो गाइस देखिए, जब हम प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री वेरिएबल ओवरहेड और फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड ऐड कर देंगे, देन वी विल गेट फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, क्लियर? यस। सो गाइस अब समझिए, देखिए हमने जो फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट किया यहाँ पे, उसमें ये सिर्फ एक एक्सपेंस जो कि डायरेक्ट मटेरियल का एक्सपेंस है,
ये डायरेक्ट मटेरियल का एक्सपेंस आपका कॉस्ट ऑफ परचेज में आ गया होगा ऑलरेडी, है ना। आपने रॉ मटेरियल परचेज किया तो वो कॉस्ट ऑफ परचेज में जाएगा। उसके अलावा बाकी के जो 4 एक्सपेंस है, दैट इज़ डायरेक्ट लेबर, उसके बाद में वेरिएबल ओवरहेड एंड उसके बाद में फिक्स्ड ओवरहेड, ये 3 एक्सपेंस आप ले लोगे कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझा तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लो, उसके बाद आगे जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी और डिटेल में चलते हैं इन कंसेप्ट को समझने के लिए। सो डायरेक्ट लेबर इज द कॉस्ट ऑफ वर्कर्स इन द यूनिट हु आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन। ऐसे लोग जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, ठीक है, जो अपने हाथों से यूनिट्स बना रहे हैं, प्रोडक्शन के यूनिट्स, वो लोग डायरेक्ट लेबर में आ जाएंगे। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट डायरेक्ट लेबर इज द कॉस्ट ऑफ लेबर विच कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। गाइज, इसमें आपका जो सैलरीड पर्सन्स होंगे, जो कि ऑफिस में बैठ के कुछ कंप्यूटर पे अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, वो लोग नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन आएंगे? जो मेन वर्कर्स होते हैं ना, जो फैक्ट्री में उन प्रोडक्ट्स को बनाने का काम कर रहे हैं, वो लोग आएंगे इसमें। उसके अलावा कई ओवरहेड्स की बात करते हैं तो ओवरहेड्स आर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। उसमें वेरिएबल ओवरहेड्स आर इनडायरेक्ट एक्सपेंस विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना पैकिंग का, वो कई देखो, अभी भी आपको डाउट होगा तो आपको अच्छे से समझा दूँ। एग्जांपल, हमारी फैक्ट्री में आइसक्रीम का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो आइसक्रीम के लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा, मिल्क, देन शुगर, चॉकलेट्स, तो वो सब आइटम्स जो है वो आपके रॉ मटेरियल में आ जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल में आ जाएगा। उसके अलावा फिर जो वहाँ पे वर्कर्स होंगे जो कि आइसक्रीम बनाएंगे, ठीक है, मतलब वो जो मशीन्स है उस पर वर्क करके, उसमें सब मटेरियल्स डाल के, जो भी उनका प्रोसेस होगा उसको करके आइसक्रीम्स रेडी कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद गाइस हमारी आइसक्रीम जो है वो बॉक्सेस में पैक होती है। तो गाइस 1 लीटर के बॉक्सेस में आइसक्रीम पैक होती है, तो वो जो पैकिंग एक्सपेंस है गाइस, वो पैकिंग एक्सपेंस हमारा प्रोडक्ट बनाने के लिए, मतलब आइसक्रीम बनाने के लिए ज़रूरी था क्या? जितना डायरेक्ट मटेरियल ज़रूरी था? नहीं, इसलिए वो ओवरहेड में जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो जो पैकिंग का एक्सपेंस है, वो बॉक्सेस का एक्सपेंस है, वो ओवरहेड कहलाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेबल नहीं है। अगर मेरे पास वो बॉक्सेस ना भी हो तो भी मैं आइसक्रीम बना सकता हूँ गाइस, ठीक है ना। समझ रहे हो? आई होप आप समझ रहे हो मेरी बात। तो इसलिए वो ओवरहेड में गया, इसीलिए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाया। और क्योंकि मैं जितनी आइसक्रीम बनाऊंगा उतने बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए उसे हमने वेरिएबल कहा है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड या क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। उसके अलावा जब हम फिक्स्ड ओवरहेड की बात करेंगे तो फिक्स्ड ओवरहेड जनरली रिमेन कांस्टेंट। इट वेरीज ओनली व्हेन देयर इज़ अ मेजर शिफ्ट इन प्रोडक्शन, वो कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको जो दिया, रेंट का एग्जांपल दिया मैंने आपको, ठीक है। फैक्ट्री का जो रेंट होता है वो कांस्टेंट है। अभी मैं मेरी फैक्ट्री में कितनी भी आइसक्रीम बनाऊँ, ठीक है, या ना बनाऊँ, पर मुझे रेंट तो पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। यस, ओके गाइज, तो ये हुआ आपका कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। तो गाइज यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, कॉस्ट ऑफ परचेज और कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। नाउ ये जो अदर कॉस्ट है ये मैं नेक्स्ट पार्ट में गाइज डिस्कस करता हूँ आपसे। ओके, सो सी यू इन द पार्ट 2 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2।